हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, हमने कन्फेशन शुरू कर दिया है। आज हम करने वाले हैं कन्फेशन का स्टार्ट। मतलब बेसिकली कल हमने इंट्रो किया था और नाउ अब इस सेशन में हम करेंगे कन्फेशन के ऊपर सेक्शन नंबर 24। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कन्फेशन, ये तो आपको पता है कि कन्फेशन इज लाइक अ एडमिशन टुवर्ड्स द गिल्ट और एडमिशन टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द क्राइम बाय द एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 24 हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले, शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए कि कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज रेलिवेंट और नॉट, और फिर रेलेवेंट और इररेलेवेंट, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? सी, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट। व्हेन इररिलेवेंट मतलब यही कि वैसे तो वो रिलेवेंट होंगे, बट कंडीशंस अप्लाइड हैं कि कब हम कह सकते हैं कि अगर कोई कन्फेशन कॉज हो रहा है इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से या प्रॉमिस से, वो इररिलेवेंट होगा हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। तो बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत मज़ेदार सेक्शन है और ये एक ना कॉन्टिन्यू वाला सेक्शन है। मतलब लाइक आप 24 पढ़ेंगे, 25, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में चलेंगे, मस्त वाले, और मज़ा आएगा इनको पढ़ने में। कन्फेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो कन्फेशन कि हम एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज रीड करते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे कि भाई क्या बेसिकली हमें सेक्शन 24 बताना चाह रहा है। ठीक है, तो अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन। पहली बात तो यही कि कन्फेशन जो है वो एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा ही होना चाहिए। अगर मेरे ऊपर कोई चार्ज लगा है कि मर्डर का, तो उसका कन्फेशन मैं ही करूँगी, कोई और नहीं कर सकता। इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इररिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं है। इफ़, द इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर इज इफ़। इफ़ मीन्स कि आपको एक कंडीशन बता रहा है कि कब हम कहेंगे कि जो कन्फेशन एक एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपका इररिलेवेंट होगा। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि इफ़ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज अपीयर्स टू द कोर्ट। क्या कहना चाह रहा है इस बात से? ये कि कन्फेशन, अगर किसी एक कन्फेशन रिकॉर्ड किया मजिस्ट्रेट ने, ठीक है, और वहाँ पे वो कोर्ट को अपीयर हो रहा है। अपीयर मीन्स एज इन कोर्ट को लग रहा है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो कन्फेशन दिया गया है वो वॉलंटरी नहीं है, ठीक है, वो इंड्यूस्ड है बाय थ्रेट से या प्रॉमिस से, या उसमें कोई इंड्यूसमेंट कही गई है, तो वहाँ पे वो आपका इररिलेवेंट माना जाएगा। नाउ, appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person. Very important word कि appear तो होना चाहिए कोर्ट को, पर उसके साथ साथ किस चीज़ के रेफरेंस टू दी चार्ज। रेफरेंस टू दी चार्ज का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रेफरेंस टू दी चार्ज मतलब कंटेक्स्ट, कि जो आपने क्राइम कमिट किया है, जो एक गिल्टी पर्सन, जो एक एक्यूज्ड पर्सन ने क्राइम कमिट किया है, उसके ही कंटेक्स्ट में आपका कन्फेशन होना चाहिए। मान लीजिए मैं हूँ, मैंने कोई मर्डर किया, पर मैं उस मर्डर के रिलेशन में अपना कोई कन्फेशन नहीं कर रही, बजाय कि इसके मैं कन्फेशन करती हूँ कि हाँ भाई मैंने तो थेफ्ट किया है या रॉबरी करी है, ठीक है, मैंने मर्डर नहीं किया। तो यहाँ पे वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस रेफरेंस में नहीं है। जो चार्ज आप पे लगाया गया है उसी की रेफरेंस में होना चाहिए कन्फेशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। अब प्रोसीडिंग फ्रॉम मतलब जो आपका इंड्यूसमेंट है, जो थ्रेट है, प्रॉमिस है, वो अगर लगता है फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, पर्सन इन अथॉरिटी कोई भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब हो जाएगा आपके, जैसे आपके अरेस्ट के बाद जिसने आपको अरेस्ट किया, आपकी डिटेंशन हुई तो उसमें जो थे वो जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह थे, ऐसे लोग, ठीक है, उनके द्वारा अगर आपको इंड्यूस किया जा रहा है, या कोई भी पर्सन, यहाँ पे पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब यही है कि जो आप पे उस चीज़ का कर सकता है, आपको थ्रेट भी कर सकता है, आपको प्रॉमिस भी दे सकता है, उस बंदे की बात हो रही है। एंड सफिशिएंट, एंड मीन्स कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट आएगा पर्सन इन अथॉरिटी, कि भाई जो बंदा
आपको इंड्यूस कर रहा है या थ्रेट दे रहा है उसके बारे में। एंड सफिशिएंट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट कि भाई कितना, इतना है कि भाई आपने जो किसके सफिशिएंट, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। ओपिनियन ऑफ द कोर्ट मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास कि वो चाहे तो उस कन्फेशन को माने या ना माने। टू गिव द एक्यूज पर्सन ग्राउंड्स। अब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो कन्फेशन एक एक्यूज पर्सन ने किया वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तब इरेलेवेंट हो जाएगा जब ये कोर्ट को लगता है कि वो जो कन्फेशन किया गया है या तो वो इंड्यूसमेंट से है, थ्रेट से है, प्रॉमिस से है। इंड्यूसमेंट मतलब मैं आपको पैसे देती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ भाई इस चीज़ का क्राइम कर, को कन्फेशन कर, कि भाई तूने मर्डर किया, इस चीज़ का तू कन्फेशन कर ले, ये होगी इंड्यूसमेंट। थ्रेट से आप क्या समझेंगे, मैंने आपकी गन पॉइंट रख के आपको बोला तू कर दे नहीं तो आज तेरे को गोली मार दूंगा या तेरे परिवार को गोली मार दूंगा, इस केस में वो थ्रेट हो जाएगा। प्रॉमिस कि भाई अगर तू ये कन्फेशन कर देगा तो मैं तुझे ये दे दूंगा, दैट मे बी इन कैश, मे बी इन काइंड, वो कोई भी प्रॉमिस हो सकता है कि हाँ भाई अगर तू ये कर देगा तो ये मेरा प्रॉमिस है, मैं इसे फुलफिल कर दूंगा। बेसिकली ये तो आपको समझिए, आईसी में आप पढ़ते हैं, इंड्यूसमेंट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, थ्रेट पढ़ते हैं, प्रॉमिस पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो उस रिलेशन में आ गया कि जब ये कोर्ट को लग रहा है, अपीयर्स टू द कोर्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड, जब ये कोर्ट को लग रहा है कि आपने कोई कन्फेशन किया है, कि आपने जो कन्फेशन किया है वो कन्फेशन आपने किसी इंड्यूसमेंट में, थ्रेट में, प्रॉमिस में किया है रिलेशन टू द कमिट, जो आपके ऊपर चार्ज लगे हैं उसके, एंड वो जो पर्सन अथॉरिटी है मतलब वो आपको उस कंडीशन में डोमिनेट कर सकता है, ठीक है। एंड इज सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। किस चीज़ की सफिशिएंसी की बात कर रहा है कि कोर्ट को लगता है कि वो जो कन्फेशन आपने किया वो सफिशिएंट है, किस चीज़ के लिए, कि एक्यूज्ड पर्सन अब कोई कन्फेशन करेगा तो क्यों करेगा, ठीक है, उसके ऊपर है कि भाई क्या ग्राउंड्स थे कि इस बंदे ने कन्फेशन किया विच वुड अपीयर टू हिम रीजनेबल। ये कोर्ट की बात हो रही है, विच वुड ये एक्यूज पर्सन की बात हो रही है कि विच वुड अपीयर टू हिम टू बी रीजनेबल। रीजनेबल फॉर व्हाट? रीजनेबल फॉर सपोजिंग दैट बाय मेकिंग इट वुड गेन हिम इन सम एडवांटेज। पहला पॉइंट तो ये, मतलब ये ग्राउंड्स हैं, इनकी वजह से आपने वो चीज़ किया, या फिर कोई टेम्पोरल नेचर का इविल। टेम्पोरल नेचर मतलब टेम्पररी नेचर का इविल। जैसे भाई अगर तू कन्फेशन कर देगा तो तेरी सज़ा कम हो जाएगी, हो सकता है तेरे को कोर्ट माफ़ भी कर दे, हो सकता है तेरे पे जो फाइन लगा है वो कम कर दे। इस तरीके के कोई टेम्पोरल नेचर के इविल से बचने के लिए, कि अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर, मतलब कि कोई टेम्परेरी जो आपके पास जो पनिशमेंट आपको मिलनी थी वो आपकी कम हो जाएगी या आपको माफ़ कर दिया जाएगा। इस तरीके की कोई अगर आपसे कह रहा है, आपको लग रहा है एक कि हाँ भाई उसके ग्राउंड्स हैं कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा, ये वो एक्यूज्ड पर्सन सोच रहा है कि भाई मैं इस चीज़ को कर दूंगा, मैं अगर ये कन्फेशन कर दूंगा तो इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो जाएगा। पैसों का फ़ायदा हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, कैश का, काइंड का, प्रॉपर्टी का, किसी भी तरीके से आप उसे लग रहा है कि भाई उसका फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, उसको ये लगता है कि वो जिस चीज़ के लिए उसे चार्ज किया गया है, जितनी उसको पनिशमेंट मिलनी थी, वो कॉन्सिक्वेंसेस उसके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, उन्हीं रेफरेंस के भाई उसी के कंटेक्स्ट में होना चाहिए जिस कन्फेशन जिस उसके लिए वो कर रहा है। मर्डर का चार्ज लगा है तो मर्डर के लिए उसने बोला। तो ये अब एक सिनेरियो लेते हैं हम, ठीक है, इसको और भी सिंपल तरीके से समझने के लिए। एक के ऊपर चार्ज लगा गया मर्डर का, बी एक पर्सन है, ठीक है, वो इसको कहता है कि भाई तू ये मर्डर जो है ना इसका तू कन्फेशन कर ले, अगर तू इस मर्डर का कन्फेशन कर लेता है तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, प्लस में हो, और ये भी हो सकता है कि भाई तेरी 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, यहीं तक देखते हैं। तो अब ए सोचता है कि यार अगर मैं मर्डर का कन्फेशन का कर लूँगा तो यार मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। वो इन 1 लाख रुपए के लिए मर्डर का कन्फेशन कर लेता है। तो यहाँ पे जब ये इसका जो कन्फेशन रिकॉर्ड होगा, कन्फेशन रिकॉर्ड होगा इसका, तो उसमें ये पता होना चाहिए, उसमें कोर्ट को ये अपीयर होना चाहिए कि भाई जो ये बंदा कन्फेशन कर रहा है ये वॉलंटरी है या नहीं।
अगर कोई कन्फेशन इनवॉलेंट्री है तो वो इरेलेवेंट है ही, क्योंकि मजिस्ट्रेट जब अपना 164 में अपना कन्फेशन आपका रिकॉर्ड करेगा तो एक्यूज पर्सन का कन्फेशन रिकॉर्ड करते वक्त उसको ये ध्यान रखना है कि भाई वो कन्फेशन वॉलेंट्री होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, किसी भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से कॉज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ अगर वो कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो वॉलेंट्री ही माना जाएगा। बट अगर कोई एक स्टेटमेंट आ रही है तो ये कोर्ट का काम है, ये कोर्ट देखेगी कि भाई जो बंदा कन्फेशन कर रहा है कहीं वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से कहीं कॉज तो नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार होता है, पुलिस होती है, पुलिस क्या करती है, टॉर्चर करती है, कन्फेशन कर, उनको बस कन्फेशन से मतलब है कि कन्फेशन कर दे तो वहाँ पे वैसे तो पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन आपको पता है इरेलेवेंट है, क्योंकि हम अब नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, उसको अप्रूव नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कन्फेशन को हम कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने दिया, या प्रोसिक्यूशन को। अब प्रोसिक्यूशन का काम क्या है यहाँ पे कि उसको तो ये प्रूव करना है अपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि भाई जो ये बंदे ने कन्फेशन किया है ना, ये कन्फेशन उसका वॉलंटरी है। ठीक है, यही लड़ाई चलती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पर्सन अथॉरिटी हमने समझ लिया, ग्राउंड समझ लिए कि भाई किस तरीके से होना है, कि भाई उस बंदे को लग रहा है कि उसका कोई फायदा होने वाला है उस चीज़ से। ठीक है, इविल टेम्परेचर, अब वो कहते हैं कि भाई तू कन्फेशन कर देगा ना, हो सकता है तेरे को माफ़ी मिल जाए। पर अगर वो कन्फेशन प्रूव हो गया है, अगर वो कन्फेशन अच्छे से रिकॉर्ड हो चुका है, वॉलंटरी भी है, तो उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि यार मुझे होप थी कि भाई हो जाएगा पार्डन, तो फिर वो वहाँ पे इनएडमिसिबल नहीं माना जाएगा। अगर एक कन्फेशन ऑलरेडी वॉलंटरी है, प्रूफ हो चुका है, उसके बाद अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो रिलेवेंट नहीं है, यहाँ पे वो इनएडमिसिबल हो जाएगी। बेसिकली ये काम कोर्ट का है, वो वेरी करेगा आपका केस टू केस, वो केस टू केस वेरी करेगा कि भाई, क्योंकि हर केस अपने में अलग है। तो जो एक्यूज्ड पर्सन अगर आपका कोई कन्फेशन कर रहा है तो कोर्ट को ये लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो घपला है, ये जो कन्फेशन कर रहा है ये किसी इंड्यूसमेंट थ्रेट से कर रहा है या इसको कोई प्रॉमिस से लग रहा है, और साथ के साथ उनको ये लगता है कि भाई जो ये इसके पास जो इसने कन्फेशन किया है उसके लिए इसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं किस चीज़ के, कि भाई उसको कोई फ़ायदा होने वाला है, उसका कोई इविल टेम्पोरल का जो टेम्परेरी नेचर की उसकी जो पनिशमेंट है या कोई भी उसका इविल है वो कम होने वाला है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है आपका सेक्शन नंबर 24 इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो अगर आप देखें तो आपको पता है कि कन्फेशन तो एक एडमिशन हो गया, तो इस चीज़ को कोर्ट को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है कि हाँ भाई वो वॉलंटरी था। तो इसमें एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि कन्फेशन जो आपका रिकॉर्ड हुआ वॉलंटरी हो गया, तो आप खाली इस चीज़ पे उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे कि भाई वो वॉलंटरी नहीं था। अगर वो चीज़ प्रूफ हो चुकी है, सर्कमस्टांसेस ही नहीं है ऐसे, कोर्ट शुड सी फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, है ना भाई, सर्कमस्टांसेस से तो पता लगाएगा। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो ये लगता है कि हाँ भाई कि appears to the court that the confession was not made voluntary, the court would be rejecting that confession। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। नाउ हमारा मेन जो सेक्शन 24 का था वो हो चुका है, तो हमने समझ में आ गया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर कन्फेशन इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस से इंड्यूस होता है और कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ इंड्यूसमेंट दी गई है, जो एक्यूज्ड पर्सन है वो उसी कंटेक्स्ट में अपना कन्फेशन कर रहा है जो उस पर चार्ज लगाए गए हैं, और जो उसको इंड्यूसमेंट थ्रेट है वो बाय द पर्सन इन अथॉरिटी है, उनकी कोर्ट की नज़रों में, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, इम्पॉर्टेंट ये है कि इट्स डिस्क्रिशनल, कि भाई वो सफिशिएंट हैं, सर्कमस्टांसेस भी सफिशिएंट हैं कि हाँ भाई उनको लगता है कि भाई इट इज़ गोइंग टू गेन एन एडवांटेज एंड अवॉइड द इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर, ये चीज़। ठीक है, सो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, गिविंग अ लिटिल बिट टाइम, एक बार इसको रीड कीजिए, ना कुछ समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई सेक्शन 24 जो है वो कहता क्या है। सी सेक्शन नंबर 24 रूल ऑफ एक्सक्लूजन की बात करता है। रूल ऑफ एक्सक्लूजन कैसे, कि कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में जो आपका कन्फेशन है वो इररिलेवेंट हो रहा है,
सर्कमस्टांसेस कंडीशंस ही तो हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो इस केस में जो है इररिलेवेंट होगा। अब वो केसेस कैसे हैं कि ओनली अ कन्फेशन मेड वॉलंटरी, ओनली अ कन्फेशन मेड वॉलंटरीली इज एडमिसिबल अगेंस्ट द मेकर, है ना। अगेंस्ट द मेकर क्यों? क्योंकि ये तो उसके खिलाफ ही यूज किया जाएगा ना कन्फेशन। तो उस चीज़ के लिए कि अगर वॉलंटरी है तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई डाउट है तो ये प्रोसिक्यूशन का काम है, प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द कन्फेशन was free and voluntary। यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा कि प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी, बिकॉज इट हैज़ टू प्रूव द इट्स केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट कि हाँ भाई उसने जो कन्फेशन किया है वो वॉलंटरी ही है, किसी इम्प्रॉपर मीन्स से, किसी इलीगल तरीके से, किसी इम्प्रॉपर मीन्स मतलब इंड्यूसमेंट थ्रेट से उसको नहीं लिया गया है, वो उसने खुद वॉलंटरी किया है और कोई उस पर जोर ज़बरदस्ती कोई दबाव नहीं था किसी भी तरीके का। ठीक है, तो खाली अगर किसी ने कन्फेशन कर दिया कि हाँ भाई मैं कहती हूँ कि हाँ भाई मैंने ये किया है, तो खाली उसको इस चीज़ पे ही वो नहीं कर देंगे कि हाँ भाई वो इनवॉलेंट्री है। उसके लिए कोर्ट को और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भाई इनवॉलेंट्री था, क्यों था, कैसे था, इंड्यूसमेंट करके तो नहीं कराया, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, और खाली ये कि फैक्ट कि भाई एक्यूज ने किसी पार्डन के चक्कर में उस चीज़ को कन्फेस किया है तो वो इनएडमिसिबल नहीं हो जाएगा, उसके लिए प्रूफ वगैरह, एविडेंस वगैरह भी और चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्फेशन। अब एक बात जरा सोचे आप कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो कन्फेशन इज वॉलंटरी ये डिटरमिन करना जज का ही काम है, बिकॉज एडमिसिबिलिटी तो जज ही डिसाइड करेगा ना। भाई आपने कन्फेशन किया, मर्डर का कन्फेशन किया, किसी भी चीज़ का, अब वो एडमिसिबल है कन्फेशन नहीं है, वो तो कोर्ट का काम है ना देखना, वो तो जज डिसाइड करेगा ना कि एडमिसिबिलिटी क्या है। तो वहाँ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो जैसा कंसेप्ट है वो आपका कोर्ट देखेगा। ठीक है, अब इस बारे में बात करते हैं कि मतलब हमें एक कन्फेशन को रेलेवेंट करना है, तो उस चीज़ के लिए सेक्शन 24 हमें कुछ चीज़ें बताता है कि भाई कब रेलेवेंट होगा। फर्स्ट, वो अक्यूज पर्सन के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, वो वॉलंटरी होना चाहिए। तीसरा, कन्विक्शन भी होगा उस केस में। ठीक है, और इट इज़ नॉट इंड्यूस्ड बाय एनी नेचर ऑफ थ्रेट प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हमने बेसिकली पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अपीयर्स का मतलब। सी अपीयर्स का मतलब क्या है, बेसिकली अपीयर्स वर्ड क्यों यहाँ पे दिया गया है सेक्शन नंबर 24 में। यहाँ अपीयर्स वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कोर्ट एक तरीके से ये जो सेक्शन 24 में जो अपीयर्स वर्ड डाला गया है ये शो चीज़ कर रहा है कि भैया ये इट इज़ एज इज अ सेफ गार्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड। भाई अगर कोई कन्फेशन करेगा, अगर कोर्ट उसको ऐसे ही मान लेगी तो फिर तो इनोसेंट पीपल भी जो होंगे वो भी हो सकते हैं, है ना। तो एक्यूज के लिए एक तरीके का ये है कि हाँ भाई अगर वो कन्फेशन कर रहा है तो उसको एज इट इज़ ना मान लिया जाए, वो वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, किसी चीज़ से इंड्यूस तो नहीं है, कोई थ्रेट की वजह से तो वो कन्फेशन नहीं कर रहा है, ये सब कोर्ट कंसिडर करेगी। इसलिए यहाँ पे वर्ड दे रखा है अपीयर्स कि फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस कि कन्फेशन इज नॉट वॉलंटरी दैट इट मस्ट बी रिजेक्टेड। ठीक है, क्लियर हुआ, कुछ आया समझ में? सी ना आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं वैसे बहुत धीरे धीरे और बहुत डीपली समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल अगर कुछ रह जाता है, कुछ ऐसे डाउट्स आपके मन में आते हैं तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ अब कुछ सर्कमस्टांसेस में ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई एक्यूज पर्सन जैसे एक पुलिस कस्टडी में कन्फेशन करता है। अब अगर वो कन्फेशन कर रहा है इट बिकम्स इररिलेवेंट कब बन जाता है कि जब उसको पता है कि व्हेन इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इट अपीयर्स टू बी कॉज्ड बाय द इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस। ठीक है,
वही चीज़ें हैं, रिपीट हो रही हैं। कनेक्टिविटी में सेक्शन को पढ़ेंगे, एक साथ रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बेसिकली सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस में भी आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे। जो उसका रेशियो है, जो उसकी ग्रेविटी है इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की, कि क्या वो ऐसी है कि हाँ भाई उसको लग रहा है कन्फेशन करने वाले को कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए, वो सब चीज़ें कोर्ट कंसिडर करेगा। वही इसलिए अपीयर वर्ड यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, नाउ हमें समझ में आ गया इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर। हमने कर लिया कि भाई उसको लगता है कि उसकी जो पनिशमेंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब यही था कि अगर कोई ग्राउंड्स उसको लगते हैं, कोर्ट को लगते हैं कि हाँ भाई ये रीजनेबल ग्राउंड है, जो उस बंदे के दिमाग में है, उस एक्यूज्ड पर्सन के दिमाग में है कि हाँ भाई इसने जो कन्फेशन किया है ना, इसने जो कन्फेशन किया है उसके पीछे ग्राउंड्स है, उन ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते वक्त अपना कोर्ट अपना फैसला उस अकॉर्डिंग लेगी। उसे एडमिसिबल करना है, इनएडमिसिबल करना है, उस बेसिस पे करेगी। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन मतलब क्या है, कि जो इस बारे में उसको चार्ज लगा है उस बारे में। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूज्ड पर्सन तब हो गया हो। ठीक है, अगर उस पर खाली चार्जेस भी लगे हैं तो भी माना जाएगा। कैसे? तो अगर कोई चार्ज फ्रेम हुआ है उसके ऊपर तो उस पर ही वो बात करेंगे, कि ज़रूरी नहीं कि भाई वो एक्यूज बने गया। ठीक है, किसी बंदे ने पे चार्ज लगा कि हाँ भाई इसने मर्डर किया है, तो अगर वो कन्फेस करता है तो वो भी उस कैटेगरी में आएगा कि हाँ भाई ये जो बात कर रहे हैं ये उसी चार्ज के रिलेशन में बात कर रहे हैं। पर्सन अथॉरिटी आपको समझ में आ गया कि भाई कौन हो सकते हैं, कि भाई अरेस्ट के बाद, डिटेंशन के बाद कोई भी एंगेज हो सकता है जो उस बंदे से डील कर रहा है। और ऐसा कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन इसमें प्रोवाइड नहीं की गई कि पर्सन अथॉरिटी कौन होगा। ठीक है, इंक्वायरी के दौरान आपके साथ जो जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपसे कोई इंक्वायरी करने आ रहा है, और इंक्वायरी के दौरान आप जिन लोगों से मिल रहे हैं जो आपके उस फैसले को बदल सकते हैं, आपको ग्राउंड्स दे सकते हैं कुछ, और वो ग्राउंड्स आप मान लेते हैं, तो यहाँ पे वो लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ये सेक्शन 24 है ये यहाँ हो चुका है। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब कुछ रह जाएगा तो वो आप देख लीजिएगा, आप मुझे बता लीजिए, पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि वो है कि जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करी गई है कि भाई व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो इट डजंट मीन कि सारी वो है रिलेवेंट हो जाएंगे। द लैंग्वेज यूज्ड इन सेक्शन 24 शोज दैट द प्राइमा फेसाई, अगर कोई कन्फेशन है वो ड्यूली रिकॉर्डेड है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ, इज टू बी डीम्ड रिलेवेंट। ठीक है ना, वर्ड ये है कि उसको रिलेवेंट मान लिया जाएगा, उसको डीम कर लिया जाएगा। इट इज़ टू प्रूव टू शो ये वॉलेंटरीनेस ऑफ द कन्फेशन, कि भाई वो जो आपका कन्फेशन है वो वॉलेंटरी है, इस चीज़ को शो करने के लिए। ठीक है, नाउ इट इज़ बीइंग एज्यूम्ड दैट द कन्फेशन ऑफ द एक्यूज इज जनरली रेलेवेंट। अब कब इररिलेवेंट है, कब वो इनएडमिसिबल हो जाएगा इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब खाली अगर ये कह दिया जाए कि भाई तो सच सच बता दे, और सब्सिक्वेंट कन्फेशन जो है वो ऑफकोर्स जो हमारा एक्यूज करेगा सच बताने के लिए, तो जो मतलब बेसिकली वो चीज़ है कि मान लीजिए अगर मैं आपको कहती हूँ कि कन्फेशन कर, तो थप्पड़ मारूंगी कन्फेशन कर, उसकी ग्रेविटी कितनी है कि वो कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई इतना था, इतना आपके ऊपर जोर दबाव था, इतना आपके ऊपर इंड्यूसमेंट थी, थ्रेट था या प्रॉमिस था कि आप उस चीज़ को कन्फेशन करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सब कोर्ट का काम है देखना। कोर्ट सर्कमस्टांसेस से देखेगा कि हाँ भाई क्या ये कन्फेशन जो बंदा कर रहा है क्या ये वॉलेंटरी है या नहीं है। वॉलेंटरी है तो ही विल रिकॉर्ड इट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 164 ऑफ CRPC ड्यूली साइंड बाय द मेकर। ठीक है, नहीं तो इनवॉलेंटरी हो जाएगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा। ये था आपका सेक्शन नंबर 24 जो कि बात करता है
कि कब हमारा कन्फेशन जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इररिलेवेंट होगा, जबकि वो कॉज होगा इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से। ठीक है गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट कि सेक्शन नंबर 24। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर ली है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट की बात कर ली है, और बाकी सब बात हो चुकी है ना। एक चीज़ और है, अगर कन्फेशन ट्रू है बट इनवॉलेंट्री, मतलब क्या है, वो सही रहा है, इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड। क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? इस बारे से हमें पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई कन्फेशन बंदा कर रहा है और वो ट्रू भी है, तो उस केस में ना अगर वो इनवॉलेंट्री है, वो नहीं देना चाह रहा उस कन्फेशन को, तो भी वो कन्फेशन इनएडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको, वो कन्फेशन की उसमें नहीं आएगा। नाउ सेक्शन 24 वुड इवन अप्लाई इफ द पर्सन who is to have made the confession was not an accused at the time he made it. Exactly, ठीक है भाई, वो accused नहीं था जिस टाइम पे वो बनाया गया था, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर उस रेफरेंस में वो कोई बात कह रहा है तो वो मान लिया जाएगा, वो कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है, सो कन्फेशन के ऊपर जैसे कुछ और भी हैं आपके, जैसे आप इधर तो क्या नाम है आपका, एविडेंस एक्ट में तो आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर लेके 24 से लेके 30 तक। सीआरपीसी में भी कुछ सेक्शन है जो कन्फेशन के ऊपर बात करते हैं, 163, 164, 463 सीआरपीसी की बात करते हैं। ठीक है, अब इनसे जो मैटर हैं जो छोटे मोटे, वो सेक्शन 80 भी बात करता है। कल मैंने आपसे बताया था ना कि सेक्शन 80 क्या कहता है कि भाई जो कन्फेशन ड्यूली रिकॉर्डेड है उसे जेन्युइन मान लिया जाएगा, वो चीज़। ऐसे सेक्शन 114 भी है, 133 भी है इंडियन एविडेंस एक्ट का। ठीक है, यही कुछ सेक्शंस हैं और भी होंगे। हम जब इनको भी पढ़ेंगे ना तो इनके साथ उन कन्फेशन को हम कनेक्ट करके चलेंगे। बेसिकली कन्फेशन जो था वो वाइंड अप हो चुका है। ठीक है, अब हम कल करेंगे सेक्शन नंबर 25, कल या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तब हम सेक्शन नंबर 25 करेंगे। सो सेक्शन नंबर 25 में और 26 और 27 बेसिकली वो तीनों साथ चलने वाले सेक्शन हैं। पहले हम 25, 26 कवर करेंगे और साथ साथ ही 27 भी मैं कोशिश करूँगी कि वाइंड अप हो जाए, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी में सेक्शन है और वो रिलेटेड है एक दूसरे से। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है, वो चीज़ है इसमें। ठीक है, तो अगर कन्फेशन में कोई डाउट हो गाइस तो जस्ट लेट मी नो कि क्या समझ में नहीं आया, कोई वर्ड ऐसा जो आपको लग रहा हो कि आपको उसको स्पेसिफिक समझना है तो वो मुझे बताइए। ग्राउंड्स मतलब बेसिस हो गए आपके, टेम्पोरल नेचर की पनिशमेंट की बात हो रही है, वो भी बता दिया। आई थिंक मेरी तरफ से वो वाइंड अप है। ठीक है, इन केस हैव बीन डाउट जस्ट लेट मी नो। Till then, keep preparing for your examinations, and if you like my video, please like and subscribe to my channel. So till then, bye bye, take care.